हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना अगला लेक्चर देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि केपी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, किसी एग्ज़ाम में केपी कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। और इसके बाद आपको बताया गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का यूनिट हम कैसे निकालते हैं। तो आपको बोले थे कि डिफरेंट रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट डिफरेंट होता है। इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स हम लास्ट में देख लिए थे। तो आप लोग लेक्चर नंबर पिछला जो डाला गया था उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आज हम केसी और केपी में रिलेशन देखेंगे। अगर किसी रिएक्शन का केसी दिया हुआ है तो उसका केपी हम कैसे निकालेंगे, आज के क्लास में यही आप देखेंगे। चलिए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और ठीक से सोचते समझते हुए नोट्स बनाइएगा। रफ कॉपी पर मत लिखिए, डायरेक्ट फेयर कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। अब देखिए इसमें रिलेशन आपको जानना है, तो रिलेशन जानने के लिए आपको पिछला चैप्टर मोल कंसेप्ट हम पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा इसमें मोल कंसेप्ट का यूज आएगा, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो देखो, तो एक हम जनरल रिएक्शन लेकर आपको दोनों में रिलेशन समझाने की कोशिश करेंगे। ये कोई जनरल रिएक्शन है, माइंड यहीं रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा दोष मत दीजिएगा, अपना दोष देना है। एन ये कोई जनरल रिएक्शन लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो केसी इक्वल टू, तो आपको पता होगा ना कि क्या लिखते हैं, क्या लिखें केसी इक्वल टू। आपको बोले थे कि केसी जो है ये कंसंट्रेशन के लिए लिखा जाता है और केपी क्या लिखा जाता है, प्रेशर के लिए। लेकिन लिखने का दोनों का एक ही तरीका है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या प्रेशर ऊपर रहता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रेशर नीचे रहता है। तो हम बात कर रहे हैं केसी के बारे में, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का बात होगा। तो लिखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो इसका कोफिशिएंट को जो है ना वो पावर में लिखते हैं। एन का कंसंट्रेशन पावर एन, बोलिएगा दिक्कत होगा तो। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे, ए का कंसंट्रेशन पावर ए, बी का कंसंट्रेशन पावर बी। यहाँ तक तो समझ में आया। चलिए केपी इक्वल टू भी देख लेते हैं। तो देखो केपी इक्वल टू भी यही होगा, बस कंसंट्रेशन के जगह पर क्या लिखना है, प्रेशर लिखना है। तो आप यहाँ प्रेशर लिखिएगा, प्रेशर ऑफ एम, और इसका पावर एम लिखिएगा। बस बहुत इजी है ये, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना इजी ये क्यों है। देखिए हो गया, ऊपर में प्रेशर रख दिए, नीचे में ए और बी का प्रेशर रखिएगा। प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। ये तो हो गया केसी और ये हो गया केपी। अब यहाँ से थोड़ा सा हम चलेंगे मोल कंसेप्ट में, जो आप लोग पढ़े होंगे। मोल कंसेप्ट में आपको हम एक रिलेशन बताए थे, PV इक्वल टू nRT, याद आया? ये रिलेशन मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे, PV इक्वल टू nRT। अब बताओ तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V लिखने से कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि PV इक्वल टू nRT में ये n क्या है, पता होना चाहिए, नहीं तो भाई दिक्कत होगा। PV इक्वल टू nRT में जो n है ना, वह नंबर ऑफ मोल है। तो देखो तो यहाँ पर
नंबर ऑफ मोल और बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन लिखते हैं। बकलोल कहेंगे, ऐसे लिखेंगे। प्रेशर इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन। N बाई V को हम मोलारिटी बोलते हैं। मोलारिटी का दूसरा नाम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ C रख दिए, R और T रख दिए। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर के जगह पर कंसंट्रेशन RT हम रख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या ये M का प्रेशर है? तो इसके जगह पर हम कंसंट्रेशन लिखेंगे, R लिखेंगे और T लिखेंगे। चलो देखो, ध्यान देना यहाँ पर, मेरा दोस्त मत दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। Kp इक्वल टू प्रेशर है M का, प्रेशर के जगह पर हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन लिखेंगे, R लिखेंगे और T लिखेंगे इसके जगह, प्रेशर के जगह पर। और इसका पावर M है तो हम इसका पावर M करेंगे। देखो कितना इजी है। फिर ये N का प्रेशर है, तब प्रेशर के जगह फिर वही कहानी, कंसंट्रेशन लिखेंगे, R लिखेंगे और T लिखेंगे, फिर इसका पावर N करो। देखते जाइए, नीचे आइए। A का प्रेशर है तो इसके जगह पर हम कंसंट्रेशन लिखेंगे, R और T लिखेंगे, इसका पावर A लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। B का, R T का, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सही है। अब इसको हम आगे तोड़ेंगे। Kp इक्वल टू, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, तोड़ने के बाद मैथ आप लोग का ठीक होगा ना। तो M, ये देखो तो पूरा का ये पावर M है ना, तो इसको ऐसे लिखने से कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ऐसे लिखने से कोई दिक्कत है इसको? सही है। इसको भी हम लिखेंगे, देखो ये पूरा का पावर N है तो हम इसको लिखेंगे N का पावर N और फिर लिखेंगे RT का पावर M। अब आइए नीचे में, इसको भी उसी तरह से देखिए, देखिए समझिए इसको। समझ में अगर आ गया तो आप समझ लीजिए कि बहुत पढ़ने में तेज हैं, और नहीं तो महाबकलोल हैं। इसको भी कीजिए। ये हो गया B का पावर B और ये हो जाएगा RT का पावर B। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब क्या करेंगे ना कि M का पावर M और इसको भी मतलब एक साथ करेंगे, हम एक साथ करेंगे। तो आप एक काम करिए कि इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। ये मोल कंसेप्ट से आया है, ठीक है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ देखो, माइंड यहीं रखिएगा, बोर्ड पर रखिएगा तब समझ में आएगा, ना तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। अब यहाँ से हम लिखेंगे Kp इक्वल टू, देखो तो ऐसे लिखेंगे M का पावर M, N का पावर N, और यहाँ देखो RT का पावर M है, RT का पावर N है। तो इसको ऐसे लिखने से दिक्कत है, RT का पावर M प्लस N लिख सकते हैं। अब देखो नीचे में आइए, A का कंसंट्रेशन पावर A, B का कंसंट्रेशन पावर B, या नीचे में देखो RT का पावर A है, RT का पावर B है, तो इसको लिखेंगे RT का पावर A प्लस B। यहाँ तक समझ में आया होगा? आप थोड़ा चश्मा लगाकर देखिए तो क्या ये जो आप यहाँ लिखे हैं
यही केसी है, देखो केसी इक्वल टू एम, यहाँ पावर था एम एन ए बी, देखो तो ये है केसी। बस आप समझ लीजिए कि आपको पूरा समझ में आ गया। अब इसके जगह पर हम केसी को लिखेंगे। आपको पता है ना क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप पढ़ रहे हैं केसी और केपी में रिलेशन के बारे में। हाँ, वो भी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। अभी नहीं कि मेरा ख़त्म हो गया तो आप भी ख़त्म मत हो जाइएगा, समझे ना। मेरा ख़त्म तो आप ख़त्म मत होइए। चलो, यहाँ से क्या हो गया, के पी इक्वल टू के सी आर टी का पावर एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी, सही है कि नहीं है। फिर हम इसको आगे डिराइव करेंगे, के सी आर टी का पावर डेल्टा एन। देखिए दोनों में रिलेशन आ गया। अब डेल्टा एन यहाँ पर क्या होता है इसको जानना है तो लेक्चर नंबर 5 आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में हम बताए हैं कि डेल्टा एन होता क्या है। एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं। डेल्टा एन जो होता है ना, वह गैसियस प्रोडक्ट का मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट का मोल, यही लिखा जाता है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। इसी का जो डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एन लिखेंगे। अब देखिए छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम दे रहे हैं, देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। से आना तो चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ने में क्या हैं, तेज हैं, हाँ तेज हैं। देखो तो डेल्टा एन इक्वल टू अगर 0 हो तो अब बताओ तो, डेल्टा एन इक्वल टू 0 कह दिया, के पी इक्वल टू के सी और आर टी का पावर 0। क्या आपको पता है कि किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पर के पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, के सी लिखेंगे। कहने का मतलब देखो, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार ये पूछा हुआ है। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा तो उसका के पी का वैल्यू वही होगा जो के सी का वैल्यू होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, ये मिल करके आपको प्रोडक्ट बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि गैस होता है। कहेगा इस रिएक्शन का डेल्टा एन बताइए। तो देखो ध्यान से, अभी आपको बोले हैं या पिछले लेक्चर में अच्छा से बताए थे, गैसियस प्रोडक्ट का मोल, गैसियस प्रोडक्ट का मोल, बोलो ये कितना मोल है, 2, तो यहाँ 2 रखो, माइनस गैसियस रिएक्टेंट। आपको पता है ना कि इधर रिएक्टेंट होता है उधर प्रोडक्ट होता है, तो गैसियस रिएक्टेंट देखो, यह भी गैस में है यह भी गैस में है, तो ये कितना मोल है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यह भी कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो 1 1 2, तो यहाँ 2 रखिए, कितना आ गया 0। यानी इस रिएक्शन का देखो डेल्टा एन 0 आ गया ना, तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का के सी और के पी दोनों सेम होगा। क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आया समझ में। चलो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। केस नंबर 2 देखिएगा।
केस नंबर सेकेंड, देखो यहाँ पर केस नंबर 2, इफ डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव में, ठीक है। अब बताओ कि आपको जो रिलेशन बताया गया है कि Kp इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन, अगर डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो बताओ तो Kp और Kc में से किसका वैल्यू अधिक आएगा? किसका आएगा? Kc का, Kp का? बैल कहेंगे तो सब क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो हम Kc में अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये आएगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि Kp का जो वैल्यू है ना वह Kc से ग्रेटर आएगा, क्योंकि Kc में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये है। इसका मतलब कि Kc से तो इसका वैल्यू अधिक आएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। PCl5 गैस है, इसको हीट करेंगे तो ये टूटेगा PCl3 में और टूटेगा Cl2 में, गैस में। डेल्टा एन इक्वल टू होता है गैसियस प्रोडक्ट का मोल। तो गैसियस प्रोडक्ट देखो, यह भी गैस में है, यह भी गैस में है, तो इसका मोल 1 यहाँ 1 यहाँ 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट। बोलो गैसियस रिएक्टेंट कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 कितना आ गया? +1। देख लीजिए इसका डेल्टा एन पॉजिटिव 0 से ग्रेटर है ना, तो इस रिएक्शन का Kp का वैल्यू Kc से अधिक आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? केस नंबर 3 भी देख लो। जब आप चल ही रहे हैं तो केस नंबर 3 को भी देखिए। डेल्टा एन इस बार लेस देन 0, Kp इक्वल टू Kc आर टी का पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन निगेटिव में है, तब -1 हो चाहे -2 हो, तब -1 रहेगा तो ये Kc बाई में ना आ जाएगा आर टी। समझ रहे हो? अगर माइनस में रहेगा तो ये बाई में आ जाएगा ना। देखो तो उस केस में क्या होगा? जब बाई में आ जाएगा तो Kp का जो वैल्यू है वह Kc से कम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए तो एक एग्जाम्पल देखो, N2 गैस है, 3H2 हाइड्रोजन गैस है, 2NH3 यह भी गैस में है। डेल्टा एन होता है गैसियस प्रोडक्ट का मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट 3 और 1 4, कितना आ गया? -2। इसका मतलब कि Kp का वैल्यू इस रिएक्शन का Kc से कम होगा। इसको जल्दी से आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। चलो ध्यान दो, अब समझिएगा इसको। ये कोई हम रिएक्शन ले रहे हैं, H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये प्रोडक्ट बनाया है 2HI, यह भी गैस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा समझिएगा,
इक्विलिब्रियम मोल है। जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है उस समय कह रहा है कि हाइड्रोजन A मोल है, आयोडीन B मोल है और हाइड्रोजन आयोडाइड C मोल है। कहाँ पर? जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है तब। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रिएक्ट, मतलब कि ये रिएक्शन दोनों तरफ से हो रहा है। तो कह रहा है कि जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो इसका मोल आपको दिया है। अब आपसे कहेगा इसका केसी निकालिए, कहे केसी निकालना है। केसी निकालने के लिए तो हमको इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चाहिए और ये तो मोल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया रहेगा। वॉल्यूम अगर मोल में हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मोल बाई वॉल्यूम, तो मेरा कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A बाई V, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये कंसंट्रेशन में हो गया। अब ये सब कंसंट्रेशन है। अब बताओ कि जब कंसंट्रेशन मिल ही गया तो हम केसी आराम से ना निकालेंगे जी। कहाँ से कि हमको पता है कि केसी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। कोफिशिएंट को पावर में लिखना मत भूलिएगा। हो गया प्रोडक्ट, बाई होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट में क्या है? H2 है और I2, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो आप लिखेंगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कोफिशिएंट को पावर में, इसका 1 है तो 1 यहाँ है, लिखा नहीं जाता है 1 को। इतना तो आपको पता होगा ही क्योंकि आप लोग पढ़ने में तेज हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इसको आगे डिराइव करेंगे। HI का कंसंट्रेशन दिया हुआ है C बाई V, तो स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। H2 का कंसंट्रेशन A बाई V है। देखते जाइएगा क्या हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। I2 का दिया है B बाई V। देखो ऊपर में भी C स्क्वायर बाई V स्क्वायर, नीचे में V और V स्क्वायर, तो V स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा ऊपर में? तो ऊपर में C स्क्वायर और नीचे A इंटू B। देखो क्या आपको बताने के लिए ये बताना पड़ा, KC इक्वल टू C स्क्वायर A इंटू B। ऐसे देखो, समझो। यहाँ से हमको एक बात बताओ कि केसी के इस एक्सप्रेशन में जब केसी इक्वल टू हम C स्क्वायर A इंटू B लिखे हैं तो कहीं पर वॉल्यूम आया हुआ है? वॉल्यूम कहीं पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया। तो देखो आपको ये बताना था कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा N 0 हो, इसका डेल्टा N 0 है। देखो प्रोडक्ट का मोल 2, रिएक्टेंट का मोल 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0 आएगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा N 0 था। तो आपको ये समझाना है कि जिस रिएक्शन का डेल्टा N 0 हो तो क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं देगा, क्योंकि वॉल्यूम की हमको ज़रूरत नहीं है केसी निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं वॉल्यूम आया ही नहीं है। अभी तक क्या बोल रहे थे कि क्वेश्चन में अगर मोल दिया रहेगा तो वॉल्यूम देगा, लेकिन आप लोग माइंड में सेट रखिएगा कि अगर रिएक्शन का डेल्टा N 0 होगा तो वॉल्यूम नहीं देगा। तो आप कहीं क्वेश्चन को गलत मत कर दीजिएगा, समझ रहे ना? हाँ, डेल्टा N अगर 0 नहीं है तब आपको वॉल्यूम देगा श्योर, लेकिन अगर 0 है तो वॉल्यूम नहीं देगा, क्योंकि मान के चलेगा कि आप लोग इस फॉर्मूला को जानते होंगे कि केवल मोल से ही मेरा काम हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम नहीं देगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो अब हम चलते हैं इसी में आगे। इसी को हम आगे अब डिराइव करेंगे, लेकिन अब हम आएंगे केपी। अब केसी नहीं, अब केपी के बारे में बात करेंगे। देखते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आ तो जाना चाहिए, इजी है। देखो अब केपी निकालना इस रिएक्शन का,
तो Kp निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर चाहिए। आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला देख लो तब इसके बाद ये देखना। पीछे वाले लेक्चर में बताए थे कि मोल को हम प्रेशर में कैसे कन्वर्ट बोले थे करेंगे, तो इसके लिए आपको डाल्टन्स लॉ बताए थे। डाल्टन साहब क्या बात बोले थे कि अगर मोल को, इक्विलिब्रियम प्रेशर यहां लिख देते हैं, मोल को अगर आप प्रेशर में चेंज करना चाहते हैं तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालिएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल रखिएगा ऊपर। अब चाहते हैं आप H2 का मोल फ्रैक्शन, तो H2 का मोल ऊपर और सबको जोड़ करके नीचे, तो सबको जोड़ करके नीचे हो गया, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। और इनटू टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर से अगर मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रेशर आ जाएगा। अब ये H2 हाइड्रोजन का ये प्रेशर है जो हमको चाहिए, ठीक है। चलो प्रेशर तो हम H2 का निकाल दिए। अब उसी तरह से आयोडीन का प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन, उसका मोल ऊपर और सबको जोड़ करके नीचे, देखते जाइएगा बहुत इजी है। और इनटू करेंगे टोटल प्रेशर, ये हो गया आयोडीन का प्रेशर। ए हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो इसका मोल फ्रैक्शन A प्लस B प्लस C या इंटू करेंगे टोटल प्रेशर, ऐसे। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सभी का जब प्रेशर निकल ही गया तो हम Kp नहीं निकाल देंगे जी। Kp इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर बाई रिएक्टेंट का। कुछ दिक्कत है इसमें, आप लोग आराम से बना सकते हैं जी। आपको तो डिराइव करके समझ लो कि टाइम में वेस्ट हो रहा है, आप लोग खुद समझदार हैं इतना। Kp इक्वल टू, चलो HI का प्रेशर देखो, HI यहाँ है, इसको लिखेंगे C, A प्लस B प्लस C और इंटू P और इसका पावर 2। नीचे आइए H2 का, तो H2 का ये है इतना, इसको भी लिखिए A प्लस B प्लस C इंटू P, देखते जाइएगा। आयोडीन का लिखिए B बाई A प्लस B प्लस C और इंटू P। देखो तो ध्यान दो आप, क्या P और P स्क्वायर से ये P स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर देखो C बाई A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C का भी होल स्क्वायर आ जाएगा ना। और नीचे में देखो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस, नीचे भी दो गो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब बताओ कि Kp इक्वल टू क्या आएगा, C स्क्वायर A बाई A इंटू B आएगा। कौन तो कह रहा है कि सॉरी तो पीछे ही वाला आ गया, ये तो आप Kc में भी यही लिखे हुए थे, C स्क्वायर बाई A इंटू B। तो भूल गए, अभी ना बोले हैं कि रिएक्शन का डेल्टा N अगर 0 होता है तो आपको बोले नहीं हैं कि Kp और Kc दोनों सेम होता है। तो भूलिए मत, तो आपको पहले ही बताया गया है कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा N 0 है तो Kp और Kc दोनों सेम आता है, तो सेम तो आएगा ही, इसलिए ये Kp और Kc दोनों यही आया था, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा N 0 है। आया कि नहीं आया? चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। समझते चलो समझते चलो, समझे? नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक ही चीज़ को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, घर पर रिवीजन करिए, तब न समझ में आएगा।
ऐसे थोड़े ना आने वाला है। देखो अब आपको एक नोट लिखवाना है। नोट लिखने से पहले आप समझिएगा। देखिए तो इस नोट में क्या लिखवाना चाह रहे हैं। अब किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन दिया है, समझे, और कहेगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब इस रिएक्शन को पलट देगा, कहेगा कि ठीक है आप बहुत पढ़ने में तेज हैं ना, तो लीजिए तो आप इस रिएक्शन का बताइए, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो आपको देखो नोट में ये बताना है कि किसी रिएक्शन का अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, अगर कोई रिएक्शन है फॉरवर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है और बैकवर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पूछ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। यानी देखो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब इधर से इधर जा रहा है तो दिया है K1, इसको पलट करके पूछा है मतलब कि इधर से इधर। तो किसी रिएक्शन का आपको यही समझाना था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। यानी इसका हो जाएगा 1/K1। आया समझ में? नहीं आया? चलो नोट में लिखो, इस बार बोल कर लिखवाएंगे। लिखिए, बोलें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये तो समझ में आपको आ गया कि अगर कोई रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल होता है। समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो A कन्वर्ट हो रहा है B में, ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। B कन्वर्ट हो रहा है C में, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और तब C कन्वर्ट हो रहा है D में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। तो आपसे कहा जाएगा, देखो फाइनली तो भाई यही हुआ है, A B में, B C में, C D में। तो हम कह नहीं सकते हैं कि फाइनली क्या हुआ है कि A कन्वर्ट हुआ है D में, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ है, ये 3 स्टेप में हुआ है। पहले A B में कन्वर्ट हुआ, B C में कन्वर्ट हुआ, C D में कन्वर्ट हुआ। तो फाइनली क्या हुआ है, A कन्वर्ट हुआ है D में। तो कहेगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। आप पढ़ जाएंगे फेरा में कि अब क्या होगा, कहानी आपका ख़त्म। ये A से D में कन्वर्ट होना 3 स्टेप में हुआ है, तीनों स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे दिया। और तब कहेगा कि अगर A को हम डायरेक्ट D में कन्वर्ट करते तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता। ठीक है, तो आप सोचते होंगे सर ऐसा है,
तो तीनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि इस रिएक्शन को, इसको और इसको जब तीनों को हम सम करेंगे ना तब मेरा ये रिएक्शन आ जाएगा। देखिए कैसे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो B और B कैंसिल हो जाएगा, C और C कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा A और इधर बचेगा D। इसका मतलब कि जो A से D में कन्वर्ट हुआ है, फाइनली यही हुआ है कि तीनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा ये रिएक्शन आ जाएगा। तो आप ये मत कहिएगा कि सर ऐसा है कि तीनों जब रिएक्शन को जब ऐड करने के बाद ये आएगा तो इसको भी आप ऐड कर दीजिए ना, मतलब K1 प्लस K2 प्लस K3। जी ये गलत नहीं, आपका महा गलत हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सम नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपको यही समझाना था, इसलिए आपको ये लिखवाए हैं। देखो यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। माइंड में आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा। A से D में कन्वर्ट करना, अगर इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो सभी स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के देखो प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, आया समझ में? चलो इसको आप लोग जल्दी से प्रिंट कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए हम जो लिखवा रहे हैं, लिखिएगा। लिखो, if a reaction occurs in several steps then its equilibrium constant is equal to the product of equilibrium constant of all the steps। हो गया? चलो इसको जल्दी से आप प्रिंट करो। कर लिए हैं? चलो अब देखो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात आपको काफ़ी महत्वपूर्ण समझानी है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको आप लोग देख लीजिए। इसको आप ट्रिपल स्टार देकर लिखिएगा, VVI का पावर इन्फिनिटी। देखो H2 प्लस I2 ये बना रहा है 2HI गैस में है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो अब क्या करेगा ना कि हम इस सभी जो रिएक्शन है इसका हम कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। कोफिशिएंट चेंज कैसे करेंगे? ये देखो, कोई भी रिएक्शन बैलेंस है तो बैलेंस करने का तरीका कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका से रिएक्शन कोई बैलेंस हो, तो बैलेंस करने का तरीका हज़ारों हो सकता है। कोई ज़रूरी है हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो फिर यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, तो भी रिएक्शन बैलेंस होगा। ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट चेंज करेंगे, मतलब कि हम 2 से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट को। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कोफिशिएंट को हम यहाँ चेंज करेंगे, इसको भी 2 से, यहाँ 1 है तो 1 में 2 से डिवाइड तो 1/2 हो जाएगा। और ये आयोडीन,
यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो HI। अब कहेगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। ठीक है, तो आपको लिखवाना था ट्रिपल स्टार देकर के यही बात कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है, कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। जैसे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है ना, तो यहाँ पर देखो K1 का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। अब इस रिएक्शन का देखो, रिएक्शन यही है, दोनों रिएक्शन सेम है और दोनों बैलेंस भी रिएक्शन है, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरा होगा और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस रिएक्शन का कोफिशिएंट चेंज कर दिया है। तो जब कोफिशिएंट चेंज कर दिए हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज कर जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट 1/2 कर दिए ना, तो इसका इस बार आप लिखिएगा K1 का पावर 1/2। ये चलो लिखो, अब आपको यहाँ लिखवा देंगे। लिखिए, बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, equilibrium constant of a reaction depends on the coefficient of the component। हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ द कंपोनेंट। बोलो सही है? चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज हम यहीं पर रुकेंगे। ओके, थैंक यू।